चलो आगे चलते हैं। ध्रुव प्लीज। अब कल मैंने आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी स्टार्ट करवाई थी जो मैंने तुम्हें बोला था कि बुक में बहुत मुश्किल लगती है पढ़ने में, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था, कल भी मैंने बहुत ट्राई करी थी समझाने के लिए, बट आई विल अगेन कंक्लूड द टॉपिक कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के गेन करने की टेंडेंसी, राइट। तो कल मैंने तुम्हें बोला था कि एनसीईआरटी की बुक लिखती है कि जब हम 3D सीरीज में मूव करते हैं, स्कैंडियम से टाइटेनियम, टाइटेनियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम, तो ये देखा गया है कि ई नॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इफ़ यू विल रीड द एनसीईआरटी लाइन, तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर हम 3D सीरीज में मूव कर, जो गर्ल्स पीछे बैठी हैं आपको फोकस करने में मुश्किल होगी, आगे आ जाओ। ट्रेंड पीछे की तरफ क्यों जा रहा है? आगे बैठ जाओ। चलो फटाफट बैठो, फिर सेटल डाउन फास्ट, क्योंकि इस बात। तो कल मैंने तुम्हें बोला था कि एज यू मूव अलोंग दी 4D सीरीज, जैसे आप 4D सीरीज में मूव करते हो, स्कैंडियम टू टाइटेनियम, टाइटेनियम टू वैनेडियम, तो ये देखा गया है कि ई नॉट की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, दे आर इंक्रीजिंग। तो उसका उन्होंने कारण क्या दिया था? उन्होंने कारण ये दिया था कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने मुश्किल होते हैं। लूज़ करने क्यों मुश्किल होते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, साइज़ छोटा हो जाता है, डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो इस लॉजिक को समझना बहुत ईजी था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, स्कैंडियम टू टाइटेनियम, टाइटेनियम टू वैनेडियम, ई नॉट की वैल्यू बढ़ेगी। अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखते हो ना, तो उसमें लिखा होता है लेस नेगेटिव। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैम आप तो कह रहे थे बढ़ेगी, एनसीईआरटी आपके नोट्स में लिखा हुआ है लेस नेगेटिव। तो कल भी मैंने ये समझाने की कोशिश करी थी कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव में छोटी होती है तो वो बड़ी होती है। लाइक आप मैथ्स में बोलते हो कि मैथ्स में नेगेटिव में छोटा नंबर -2 इज़ ग्रेटर देन -3। तो मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम एनसीईआरटी में लाइंस पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए ई नॉट की वैल्यूज़ लेस नेगेटिव हो रही हैं, तो कम नहीं हो रही, क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। तो मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि अगर तुम इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि लेस नेगेटिव हो रही हैं, मोर हो रही हैं, तो मैंने तुम्हें बोला था कि बस ये रट लो, जल्दी सेटल। महेंद्र आर यू ओके टुडे? बैठो। फोन मैंने बोला था कि बाहर, फोन बाहर। तो मैंने तुम्हें बोला था कि इस चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि लेस नेगेटिव हो रही है, मोर हो रही है, बस रट लो कि लेफ़्ट टू राइट जाते ई नॉट की वैल्यू बढ़ती है। अब मैंने तुम्हें बोला था कि इसका मतलब समझो। जब भी अगर आपको ये दिया जाएगा कि स्कैंडियम से 2 पॉजिटिव से जब तुम टाइटेनियम 2 पॉजिटिव पे गए तो ई नॉट की वैल्यू बढ़ी, तो इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। कौन? टाइटेनियम 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की लालच बढ़ गई है। अगर हम कह रहे हैं कि टाइटेनियम 2 पॉजिटिव से वैनेडियम 2 पॉजिटिव में जाने से ई नॉट की वैल्यू और बढ़ गई, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि ई नॉट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लालच के। किसकी लालच? इलेक्ट्रॉन को। यानी कि इनडायरेक्टली अगर किसी मेटल आयन की ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। इफ़ स्कैंडियम 2 पॉजिटिव से ई नॉट की वैल्यू टाइटेनियम 2 पॉजिटिव की ज़्यादा है तो मतलब टाइटेनियम 2 पॉजिटिव वांट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम 2 पॉजिटिव से ज़्यादा ई नॉट की वैल्यू वैनेडियम 2 पॉजिटिव की है तो मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन बढ़ती जा रही है। बट कल मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ये तो जनरल ट्रेंड है कि जैसे हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ई नॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन किस पे आएगा? जहाँ ट्रेंड फॉलो नहीं होता। और कल मैंने तुम्हें बताया था कि पूरी सीरीज में 3 मेटल आयन्स हैं जहाँ पे ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ। यानी कि देखा गया कि पूरी सीरीज में एक मैंगनीज पर, एक निकल पर और एक जिंक 2 पॉजिटिव की जब ई नॉट की वैल्यू चेक करी गई तो वो उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। मतलब स्कैंडियम से टाइटेनियम की बढ़ी, टाइटेनियम से वैनेडियम की बढ़ी। जनरल ट्रेंड था कि वैल्यू बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। बट कल भी मैंने तुम्हें बोला था कि क्वेश्चन कहाँ आता है? क्वेश्चन वहाँ आता है जब जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ। और देखा गया कि पूरी सीरीज में 3 आयन्स थे जिन पर ई नॉट की वैल्यू जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी।
कौन कौन से आयन्स हैं जिनकी ई नॉट की वैल्यू कम आई? एक Mn2 पॉजिटिव टू Mn की, एक निकल 2 पॉजिटिव टू निकल की, और एक Zn2 पॉजिटिव टू Zn की। अब क्वेश्चन ये आएगा, वाई ई नॉट वैल्यूज फॉर Mn2 पॉजिटिव टू Mn, Zn2 पॉजिटिव टू Zn एंड निकल 2 पॉजिटिव टू निकल आर नॉट मोर एज एक्सपेक्टेड, या वाई देयर ई नॉट वैल्यूज आर लेस। अब मैंने तुम्हें बोला था कि उनकी ई नॉट की वैल्यू लेस है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले क्या बोला था कि अगर ई नॉट की वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। यानी कि एक बात पक्का हो गई थी कि अगर इनकी ई नॉट की वैल्यू कम है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो गेन करना चाहते होते तो उनकी ई नॉट की वैल्यू क्या आती? ज़्यादा। अगर उनकी ई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है? कम, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना अपूर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उल्टा मत बोलना एंड के लेक्चर में। अगर वो गेन करना चाहते होते तो उनकी ई नॉट की वैल्यू क्या आती? हाई। और अगर वो गेन करना नहीं चाहते तो उनकी ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? लो। तो इनकी ई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है जनरल ट्रेंड से? इनकी क्या आ रही है जनरल ट्रेंड से? ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है? कम आ रही है ना। जनरल ट्रेंड तो यही था कि ई नॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। किन आयंस के लिए कम आई? कन्विंस करो अपने आप को, इन्वॉल्व करो। कौन से आयंस हैं जिनकी ई नॉट की वैल्यू जनरल ट्रेंड से कम आई? Mn2 पॉजिटिव, बोलो मेरे साथ, Ni2 पॉजिटिव एंड। अब क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा कि वाई ई नॉट वैल्यूज फॉर Mn2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव आर लो और आर लेस दैन एक्सपेक्टेड। जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम क्यों आ रही है? तो कल मैंने इसका रीज़न बताया था कि अगर आप Mn2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो वो 3d5 है, यानी कि वो पहली हाफ फील्ड है। Mn2 पॉजिटिव कहता है मैं तो पहले ही हाफ फील्ड हूँ, मैं क्यों 2 इलेक्ट्रॉन गेन करूँगा? कोई चीज़ अगर पहले ही स्टेबल होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी क्या? क्या वो चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करूं? वही चाहेगा ना जो स्टेबल होना चाहेगा। लेकिन जो पहले ही स्टेबल है तो तुमने लिखना था कि ई नॉट वैल्यू फॉर Mn2 पॉजिटिव टू Mn इज लो बिकॉज इट डज नॉट वांट टू गेन दी, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता ही नहीं है। क्यों नहीं चाहता? बिकॉज इट्स कॉन्फिगरेशन इज 3d विच इज हाफ फील्ड एंड एक्स्ट्रा। ऐसी Zinc2 पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d10 विच इज़ फुली फिल्ड। और निकल 2 पॉजिटिव पर आओ। अब निकल 2 पॉजिटिव 3d8 है, यानी कि ना तो वो हाफ फील्ड है ना तो वो फुली फिल्ड है। फिर ये क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता? तो मैंने कल तुम्हें इसकी कहानी बताई थी कि कई आयंस जो होते हैं ना वो हाईली हाइड्रेटेड होते हैं। व्हाट इज़ हाईली हाइड्रेटेड? कल मैं तुम्हें कहानी बताई थी कि जब भी तुम आयंस को पानी में डालते हो तो पानी उस आयन को घेर लेता है। जब भी कोई भी आयन बनेगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आयन पॉजिटिव है। तो जैसे ही पॉजिटिव आयंस के अराउंड पानी सराउंड करेंगे, इस प्रोसेस को हाइड्रेशन बोलते हैं। और जैसे ही हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, अट्रैक्शन होती है, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब अलग अलग आयंस की हाइड्रेशन का लेवल अलग अलग होता है, लेकिन देखा गया कि निकल 2 पॉजिटिव इज द आयन अमंग द होल सीरीज जिसकी हाइड्रेशन की जो लेवल है वो किसी आयन से कम नहीं है। मतलब इतना हाईली हाइड्रेटेड है वो, यानी कि जब वो जैसे ही वो बनता है तो पानी आकर उसको घेर लेता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। मतलब आई रिलेट हाइड्रेशन टू हैप्पीनेस। मैंने कल भी तुम्हें बोला था कि जितना आयन हाइड्रेटेड होगा उतना वो हैप्पी है, मतलब लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए, ताकि तुम्हें याद रहे कि वो बहुत स्टेबल है। तो अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगी। तो Mn2 पॉजिटिव इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता था क्योंकि वो हाफ फिल्ड था। Zinc2 पॉजिटिव इसीलिए गेन इलेक्ट्रॉन नहीं करना चाहता था क्योंकि वो फुली फिल्ड था। और निकल 2 पॉजिटिव ना हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है, बट क्योंकि वो हाईली हाइड्रेटेड आयन है, इट इज़ वन ऑफ द आयन ऑफ द कंप्लीट 3D सीरीज जिसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी का मैच किसी और आयन से है ही नहीं। मैंने अगले पेज पे ये लाइन भी लिखी हुई है कि यू शुड नोट दैट निकल का एक्सेप्शनल बिहेवियर है बिकॉज इट हैज़ हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यानी कि जब पानी इसको घेरता है तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, इतना स्टेबल हो जाता है कि वो पहले से ही स्टेबल है। तो मैंने तुम्हें बोला था कि पहली सीरीज़ में से क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ई नॉट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वो तो बढ़ रही है। क्वेश्चन ये आएगा कि किसकी नहीं बढ़ी। तो कौन से 3 मेटल आयंस रहे जिनके लिए नहीं बढ़ी? Mn2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव एंड Zinc 2 पॉजिटिव। और रीज़न मैंने अभी आपको बताया।
अगला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था कि क्वेश्चन ये आएगा कि पूरी सीरीज में इकलौता कॉपर है जिसकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है। अगर आप बाकी सारी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम की चेक करोगे ना, वैल्यूज वो नेगेटिव में रहती हैं, लेस नेगेटिव, मोर नेगेटिव, है ना, बड़ी होंगी, छोटी होंगी, नेगेटिव में होंगी। लेकिन कॉपर इज द ओनली मेटल एंड दैट इज़ वाई यू नो, आपको पता है कि जब आप कॉपर को एसिड में डालते हो तो कॉपर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता। इवन उस सीरीज में केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, क्योंकि कॉपर की ई नॉट की वैल्यू बाकी जनरल ट्रेंड से अलग निकली। कैसे अलग निकली? बाकी सबकी नेगेटिव थी, इसकी क्या निकली? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है क्या निकली? हाई निकली। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। जिनकी लो थी वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते थे। जिसकी ई नॉट की वैल्यू हाई आ रही है मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। और ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है? तो कल मैंने इसका आंसर आपको बताया था कि एक लाइन रट लो बस, कि जब कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनता है ना तो उल्टा इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है। आप कहोगे कि मैम निकल 2 पॉजिटिव की तो बहुत ज़्यादा निकल रही थी। अब अलग अलग आयन है ना, अब तुम्हारे में से कई बच्चे होंगे थोड़े से मार्क्स लेके भी बड़े खुश हो जाते हैं, अब कई बच्चे होते हैं बहुत सारे मार्क्स लेके भी खुश नहीं होते। जैसे निकल है, निकल को पानी ने घेरा, वो खुश हो गया, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेकिन वही कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी कम होती है कि कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि उसको बनाने के लिए जो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी और सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ती है उसको वो बैलेंस नहीं कर पाती। मतलब अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो ये लाइन ही रट लो कि अगर क्वेश्चन आएगा कि वाई ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज पॉजिटिव, कि कॉपर 2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव क्यों रहती है, तो आपने यही बोलना है कि कॉपर 2 पॉजिटिव के केस में देने वाली एनर्जी कौन सी थी? एक सब्लिमेशन और एक इट कुड नॉट बी बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन। मतलब ये इतना अनस्टेबल था, तो जैसे इसको मौका मिला इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसकी ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई? हाई। तो मैंने यहाँ तक कल पढ़ाया था नट जो इसका कंक्लूजन निकला था वो ये है कि ई नॉट की वैल्यू उनकी हाई आएंगी जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहते उनकी ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? कम। अब अगर ये बात समझ आती है तो इसके जो कॉन्टिन्यूशन में टॉपिक है फटाफट हो जाएगा। अब हमने चेक करना है 3 पॉजिटिव आयन टू 2 पॉजिटिव आयन, कि क्या कोई 3 पॉजिटिव आयन 2 पॉजिटिव आयन में जब कन्वर्ट होगा तो ई नॉट की वैल्यू हाई आएगी या लो। तो पहला पॉइंट कहता है, बुक एनसीईआरटी की वर्डिंग्स कहती हैं कि देखा गया है कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव टू स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू बड़ी लो आ रही है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव से स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू लो आ रही है। अगर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव से स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की ई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है या नहीं? लो आ रही है ना, तो नहीं चाहता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इतना क्यों सोचते हो? हाई आती तो गेन करना चाहता है, लो आ रही है तो गेन करना। अब देखो क्यों नहीं गेन करना चाहता। जस्ट लुक एट स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव अगर तुम याद करो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन 18 3d0 4s0, यानी कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का 3d भी खाली था, 4s भी खाली था। 3 कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड या वेकेंट। या तो वो हाफ फिल्ड हो, या तो वो फुली फिल्ड हो, या बिल्कुल खाली हो। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव पूरा खाली था, यानी कि क्या था? स्टेबल। तो वो क्यों चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करे? अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन करके स्कैंडियम 2 पॉजिटिव बना लिया तो उसके 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि 3d1 इज नाइदर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड नॉर वेकेंट। यानी कि क्यों स्कैंडियम 3 पॉजिटिव टू स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की वैल्यू लो है? बिकॉज इट डज नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन। और रीज़न क्लियर है, वो क्यों गेन करना चाहेगा? वो पहली क्या है? क्यों स्टेबल है? आपको कि मम्मी तो खाली है 3d0 4s0, बट खाली कन्फिग्रेशन भी स्टेबल होती है। हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है 3d5, फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है 3d10 या 3d0। तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव टू स्कैंडियम 2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू लो ही आनी चाहिए थी। ऐसा एनसीईआरटी क्या कह रही है, आप खुद भी इंटरप्रेट कर सकते थे कि ई नॉट वैल्यू ऑफ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव टू स्कैंडियम 2 पॉजिटिव शुड बी लो, बिकॉज स्कैंडियम 3 पॉजिटिव डज नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, इट्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज लो। एंड व्हाई इट इज लो? वी आर नॉट क्रैमिंग। साफ पता लग
लग रहा है कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, अपने आप को अनस्टेबल नहीं करेगा। तो ये समर गेन इलेक्ट्रॉन करना चाहता है कि नहीं चाहता? स्कैंडियम 3 पॉजिटिव चाहता है, नहीं चाहता ना, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? और अंकुश बता सकते हो कि मेरे को पता है कि यू केम आफ्टर लॉन्ग, मैं तभी देख रही हूँ कि तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा, तो बता सकते हो कि क्यों नहीं गेन करना चाहेगा? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है। अब तुम देखो, तुम अब बहुत स्टेबल हो, है ना, तो तुम्हें कोई फालतू में आके ब्राइब दे या कुछ करे तो आप कहोगे कि भाई तू बाहर ही रुक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी स्टेबल हूँ, है ना। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। नेक्स्ट एंड द लास्ट पेज, फिर ये खत्म हो जाएगा। मैं सबसे मुश्किल टॉपिक पढ़ा के आज डी ब्लॉक फिनिश कर दूंगी। हर्षिल प्लीज स्टॉप यूजिंग फ़ोन। हाँ जी, तभी मैंने पहले ही बोला था कि फ़ोन बाहर रख के आया करो, बिकॉज सो मैनी स्टूडेंट्स डू दिस, दे कीप ऑन यूजिंग मोबाइल फ़ोन एंड दे फील लाइक दैट आई डोंट गेट टू नो। हाँ जी, मेरी बात सुनो, ये लास्ट पेज है, इसके बाद मैं आज डी ब्लॉक कंक्लूड करा दूंगी, हम एफ ब्लॉक रह जाएगा बस, ठीक है। तो आज मैं यही सोच के आई थी, क्योंकि अगर मैंने मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक करा दिया तो अब तो डी ब्लॉक ऑलमोस्ट ओवर है एवरीबडी। अब कौन ये कह रहे हैं Zn3 पॉजिटिव टू Zn2 पॉजिटिव की हाई है ई नॉट की वैल्यू? कोई बता सकता है क्यों? Zn3 पॉजिटिव टू Zn2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू हाई है, इसीलिए हाई है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि Zn3 पॉजिटिव इज ओनली 3D। उसको पता है कि अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लूंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? 3D10 बन जाऊंगा, यानी कि क्या बन जाऊंगा? सो एनीथिंग जिसको लगता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन गेन करके फ़ायदा है, यानी कि मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल। लवप्रीत फॉलो कर रहे हो थोड़ा थोड़ा? स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसकी ई नॉट की वैल्यू लो थी। Zn3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ऐसे मैं रटने के लिए नहीं कह रही, कॉन्फ़िगरेशन ही बता रही है कि Zn3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 3D9, विच इज़ नाइदर हाफ फिल्ड नॉर, बट इसको पता है कि अगर मुझे एक, क्या कहते हैं, एक चुटकी सिंदूर, है ना, इसके लिए वही है कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, guys, I have not asked you to talk. Yogesh, you want to go out? And the things are being recorded, so please, if I will take your name again and again, then you will be highlighted. तो एक इकलौता इलेक्ट्रॉन अगर जिंक 3 पॉजिटिव को मिल गया, जस्ट सिर्फ वन वे आई वाज सेइंग कि अगर एक चुटकी सिंदूर इसको मिल गया तो ये 3D9 से क्या हो जाएगा? 3D स्टेबल हो जाएगा। तो ये चाहता है मुझे इलेक्ट्रॉन मिले। एनीथिंग विच वांट्स टू गेन द इलेक्ट्रॉन, जिसकी लालच है, उसकी ई नॉट की वैल्यू हाई आएगी। मैं शुरू से बता रही हूँ। अगला चेक करते हैं, कहते हैं Mn3 पॉजिटिव की भी ई नॉट की वैल्यू हाई है Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने की, क्योंकि Mn3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन भी देखो क्या है? 3D। उसको पता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूँगा तो मैं क्या बन जाऊँगा? 3D, विच इज़ हाफ फील्ड एंड एक्स्ट्रा। तो Mn3 पॉजिटिव भी चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना कि नहीं चाहता? अपूर्व बताएगा। चाहता है, क्योंकि वो क्या है? 4। उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो क्या बन जाएगा? हैं 3D5 हो जाएगा। 3D5 इज, तो ये भी स्टेबल होना चाहता है, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो इसकी ई नॉट की वैल्यू भी क्या रहेगी? हाई। एंड द लास्ट लाइन गाइस, अच्छा कहते हैं Fe3 पॉजिटिव नहीं चाहता, मतलब Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव की ई नॉट की वैल्यू लो आ रही है। Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव की इसलिए लो आ रही है क्योंकि Fe3 पॉजिटिव 26 एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके दो एस से और एक डी से ऑलरेडी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में था? ये तो पहले ही हाफ फील्ड है। ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना बेड़ा गर्क करेगा? समझ रहे हो ना? जो ऑलरेडी स्टेबल है वो नहीं चाहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन करना, और क्योंकि ये नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसीलिए इसकी ई नॉट की वैल्यू हाई नहीं आ रही। क्या आ रही है? बस इतनी सी कहानी जिसको समझ आ गई कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए उसकी ई नॉट की वैल्यू हाई आ रही होगी, लेकिन जो ऑलरेडी स्टेबल होगा, जो ऑलरेडी क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा तो उसकी ई नॉट की वैल्यू क्या आ रही होगी? लो। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के स्पेशल मैंने ये 3 पेज आपको नोट्स बनाए थे। 3 है बेटा, 3 कॉपी व्हाट्सएप ग्रुप खोल लो। मैंने कल 2 इसीलिए भेजे थे क्योंकि आपको पढ़ाए 2 थे, आज 3 खत्म हो गए। लास्ट कौन बताएगा? एवरीबडी कैन यू सी
कि वैनेडियम 3 पॉजिटिव इज D2, वैनेडियम 3 पॉजिटिव, वैनेडियम 23 एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 S से और 1 D से, तो D में 2 पड़े हुए थे, तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है क्योंकि इसकी ई नॉट की वैल्यू हाई आ रही है, पर ये क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये D2 से D3 हो जाएगा, D3 तो ना हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, फिर तुम्हें क्या लगता है कि वैनेडियम 3 पॉजिटिव क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है? यस, अगर वैनेडियम 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो D2 से क्या हो जाएगा? D3। तुम्हें लग रहा है कि D3, प्लीज D3 इज नथिंग बट D3 भी है, क्यों? आपको पता है कि D ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं, 3 T2G में 2, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं तो इसका मतलब उसका T2G तो हाफ फील्ड है ना। D3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन D में, आपको लगेगा कि D के तो हाफ फील्ड होने के लिए D में 5 होने चाहिए, बट एक और थ्योरी भी तो है कि D ऑर्बिटल स्प्लिटेड फॉर्म में रहते हैं, 3 नीचे रहते हैं T2G की फॉर्म में, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन इज बेटर देन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन आने से कौन हाफ फील्ड हो जाएगा? पूरा D हाफ फील्ड नहीं होगा, लेकिन कम से कम कौन हाफ फील्ड हो जाएगा? T2G। इसीलिए वैनेडियम 3 पॉजिटिव भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, क्योंकि वैनेडियम 3 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन थे D में, वैनेडियम 3 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, बट आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन D में कितने हो जाएंगे? एंड वाई D3 इज अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन? बिकॉज D3 मीन्स T2G3 एंड T2G3 होना भी हाफ फील्ड है। सो विद दिस मैंने बहुत मतलब ट्राई किया आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक समझाने की, कि कब M2 पॉजिटिव टू M लो है, कब M2 पॉजिटिव टू M हाई है, कब M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव लो है, कब M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव लो है। इन शॉर्ट, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने बस ये सोचना है अगर किसी भी आयन की ई नॉट की वैल्यू हाई आ रही होगी तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और अगर उसकी ई नॉट की वैल्यू लो आ रही होगी तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है। तो जिसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आती, जिसको नहीं समझ आता कि ये D5 है कि D4 है, बस वो इतना तो लिख आना कि ई नॉट वैल्यू इज हाई बिकॉज इट्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज हाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर किसी की ई नॉट की वैल्यू लो है तो मतलब इट्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज लो। बाकी जो पूरा एक्सप्लेन कर सकता है कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन दिखाकर कि ये 3D 0 है, ये पहली क्या है, मतलब जो प्रॉपर ऐसे शो करेगा कॉन्फ़िगरेशन लिख के कि ये पहले ही 3D 5 है, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या हो रहा है, यानी कि वो स्टेबल से क्या हो रहा है, वो और ज़्यादा मार्क्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं D ब्लॉक कंक्लूड करने वाली हूँ, सारे देखो बस ख़त्म हो जाएगा, आज का दिन पड़ा है, अभी आधा घंटा पड़ा है। तो अब तक हमने D ब्लॉक के बारे में क्या पढ़ा? वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, चलो कम ऑन, कौन बताएगा D ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स क्यों होते हैं? पार्शियली, बस ये लिखना है कि जिनके अंदर पार्शियली, देखो मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, लवप्रीत डोंट सिट विद एरिक, कम टुमारो। पहली बार हंसा है वो, तेरे साथ बैठा है तभी बोल रही हूँ कि बिगड़ ना जाए। हाँ T2G6 वाला भी होगा, बट वो ऐसे कोई क्वेश्चन आया, हाँ पर वो EG2 तक पहुंचने के लिए 8 बट इतने हमने इतने क्वेश्चंस कवर ही नहीं करने, हमने बुक के अकॉर्डिंग चलना है। सारे कहाँ से गए, कुछ कुछ कैसे, हाँ 3D6 है ना, मुझे नहीं पता, बाद में डिस्कस करेंगे। गर्ल्स, ट्रांजिशन मेटल्स कौन होते हैं, बोलो मेरे साथ, वेरी गुड, पार्शियली फेल्ड। कौन से ट्रांजिशन नहीं होते, प्लीज हम बाद में लेंगे डाउट्स, मैं आपके पॉइंट समझ रही हूँ, मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी। कौन ट्रांजिशन नहीं होते? जिंक कैडमियम, क्यों नहीं होते? Okay, I'm going, you talk and then I'll come. Can we have pin drop silence in the class like we are having earlier? बेटा मैं कह रही हूँ तुम दोनों का डाउट है, मैं दोनों को लास्ट में लूँगी, मैं समझ गई तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। कौन से एलिमेंट है जो ट्रांजिशन नहीं होते? जिंक कैडमियम। और अगर क्वेश्चन ये है व्हाई दे आर नॉट फुली फिल्ड, 3D10, 4D10, 5D10, क्यों ट्रांजिशन नहीं है? क्योंकि वो फुली फिल्ड है, मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप यही लिख के आओगे कि जिंक इसलिए ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि वो 3D10 है,
और सिर्फ ग्राउंड स्टेट में नहीं है, मतलब अगर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर भी दिए तब भी वो 3d10 रहेगा। और यही डेफिनेशन है कि उसको ट्रांजिशन माना जाता है जो ग्राउंड स्टेट में तो फुली फिल्ड हो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी फुली। ऐसा मैं इसीलिए बता रही हूँ कि सिल्वर, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, मैंने कहा था याद करना 47 वेट कुड़ी दा, याद है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s1 4d10, यानी कि ये भी तो फुली फिल्ड है, बट ये तो ट्रांजिशन है। इसका कारण ये था कि जब Ag 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके 4d में 9 रह जाते हैं। ट्रांजिशन ना होने के लिए कॉन्फ़िगरेशन 4d10 ग्राउंड स्टेट में भी होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होनी चाहिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। कोई भी तब ट्रांजिशन नहीं होता जब वो फुली फिल्ड है, नॉट ओनली इन द ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट में तो वो फुली फिल्ड रह ही रहे, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यानी कि जो वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है उसमें भी फुली फिल्ड रहे। और ये कंडीशन सिर्फ जिंक कैडमियम मरकरी लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ही फुलफिल करते हैं कि ग्राउंड स्टेट में तो वो 3d10 4d10 5d10 होते हैं। इवन जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, यस तरन Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी क्या कन्फिग्रेशन रहती है उसकी? 3d, बोलो 3d10। कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है? मरकरी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी इसकी क्या रहती है? बट कम टू सिल्वर ग्राउंड स्टेट में तो क्या होता है? फुली फिल्ड। लेकिन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके 4d में कितने रह गए? नो मोर फुली फिल्ड। तो इसीलिए ये ट्रांजिशन ही है, इसको नॉट ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। ट्रांजिशन ना होने के लिए इट हैज़ टू बी फुली फिल्ड नॉट ओनली इन द ग्राउंड स्टेट, इवन इन द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इनको कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, रट तो कोई भी लेता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पढ़ेगा वो बहुत आगे तक जाएगा। उसके बाद हमने शुरू करते ये हार्ड होते हैं। हाँ, कंक्लूड कर रही हूँ, चैप्टर कर चुके हैं वैसे। हार्ड क्यों होते हैं? अंकुश आप बाहर जाओ प्लीज़। हार्ड क्यों होते हैं बताओ? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 मिनट, मुझे पता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग, पेयरअप होने लगते हैं। जितने ज़्यादा पेयरअप होंगे उतनी ज़्यादा क्या आएगी? हार्डनेस। तो ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी तो सॉफ्ट होते हैं। वाई? क्योंकि वो फुली फिल्ड हैं। फुली फिल्ड होंगे तो उनमें किसी भी तरह की पेयरिंग ही नहीं होगी। समझ रहे हो ना? कोई चीज़ हार्ड कब होगी? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो एक मेटालिक बॉन्डिंग, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 मेटालिक बॉन्डिंग, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 मेटालिक बॉन्डिंग, 4 अनपेयर्ड होंगे तो 4 मेटालिक बॉन्डिंग। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पहले ही पेयर्ड हैं, वो आपस में मेटालिक बॉन्डिंग ही नहीं बना रहे हैं, तो विल दे बी हार्ड और सॉफ्ट? मैं तो पागल हो जाऊंगी। विल दे बी हार्ड और सॉफ्ट? जब वो बॉन्डिंग बना ही नहीं रहे तो दे विल बी सॉफ्ट। आई विल गो मैड। फिर मैंने, प्लीज एरिक आपने बात करनी है तो बाहर जाओ, ऐसे खत्म नहीं होगा चैप्टर। फिर हमने करा था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हमने एक पहाड़ जैसा ग्राफ पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक डिप आ गया था मैंगनीज पे। यानी कि अगर आपसे पूछें कि 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? क्रोमियम का। मैंने बताया था ना, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता ही जा रहा था। 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे थे, पेयरिंग बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक्सेप्शन आई थी 3D5 पे, यानी कि इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर गया था? कम। बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हो जैसे कभी सुना है, सान्या एंड जेसिका। मैं दोबारा रिपीट नहीं करा रही, मैं बस बता रही हूँ। सेकंड हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किया था। थर्ड हमने कौन सी प्रॉपर्टी करी थी? कलर्ड। क्यों कलर्ड कम्प्लेक्सेस बनाते हैं? क्योंकि T2G से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? लाइट एब्जॉर्ब करके T2G से कहाँ चला जाता है? व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज?
वेरी गुड, डी डी ट्रांजिशन। लेकिन मैंने कहा था कि दो केसेस हैं जब डी डी ट्रांजिशन नहीं होगी और कम्प्लेक्स कलरलेस होगा। कौन सी दो कंडीशन थी जब कम्प्लेक्स कलरलेस हो रहा था? या डी में इलेक्ट्रॉन कितने हो, या ठसाठस भरे हुए। देखो याद हो जब मैंने उस दिन ठसाठस वर्ड बोला था बच्चों को बड़ी हंसी आती, बट याद रहता है कि दो केसेस हैं, जिंक 3d10 ठसाठस भरा हुआ है। प्लीज देयर विल बी नो डी ट्रांजिशन, देयर विल बी नो डी एंड स्कैंडियम 3 पॉजिटिव D0। डी में क्वेश्चन आते हैं, देखना तुम्हें सेम क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज कलरलेस, व्हाई? तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, 3d0। जब नीचे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है T2G में, ऊपर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कौन डी ट्रांजिशन करेगा? मूवी में एक्टर ही नहीं है। डी ट्रांजिशन करने के लिए डी में इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए, कॉमन सेंस। वही तो कह रहे हो, जब एक्टर ही नहीं है तो मूवी क्या होगी? सो व्हेन देयर आर नो डी इलेक्ट्रॉन्स, प्लीज पता है क्या मैं अब वाई एम सेइंग दिस, बिकॉज तुम जैसे बच्चे हैं पहले इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हो, फिर जब तुम ट्यूशन लीव करते हो ना, मेरे को जो भी 5-10 बच्चे, मेरे को मेरी रेपुटेशन ही खराब करनी, बाहर जाके बोलेंगे मैम की क्लास में इनडिसिप्लिन है। टू हेल विद ऑल दिस गाइज हु आर मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता तुम 10 हटो 20 हटो, बट व्हेन इट इज ऑन माई रेपुटेशन इट फील्स बैड। हटना है हटो, तुम्हारा क्या है? तुम्हारी 1/12 है, तुमने निकल के चले जाना है, मेरी पूरी लाइफ पे तुम दाग लगा रहे हो। इट फील्स सो बैड। तभी मैं अब स्ट्रिक्ट होने लगी और तभी मैंने मोबाइल फोन बाहर रखवाने लगी हूँ। मैं पढ़ाते तो अच्छा इनडिसिप्लिन है, अरे मैं इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रही हूँ या तुम लोग कर रहे हो? इसीलिए जो 1-2 कर रहे हैं ना, मेरे को, मैं उसी दिन उनको निकाल सकती हूँ, क्योंकि वो 2 निकल के, वो जो मेरे 8 बच्चे निकल के जो मेरी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं ना, वो ना खराब कर दे। बट मैं उन दोनों को इस वजह से नहीं हटाती कि मेरे को फीस से प्यार है। मैं जब कोई बच्चा मेरे ट्यूशन पे आता है, गेट अटैच कि चलो मेरा स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, चलो कर रहा है, उसी चीज़ को मेरी वीकनेस करते हो तुम। शेम ऑन यू। जिससे पूछो मैम की क्लास में इनडिसिप्लिन है, मैं क्रिएट कर रही हूँ इनडिसिप्लिन, मैम फ्रेंडली हैं। अब मुझे आज के बाद किसी का भी शोर आया ना, मैं उसी को हटाऊंगी, क्योंकि उसके एक हटाने से ना मेरे ट्यूशन बेटर हो जाएगी। बहुत इजी होता है ना किसी के ऊपर उंगली उठाना। जो भी बच्चे बाहर जाके ये बोल रहे हैं, और पहले तो तुम्हें बोलने की शर्म नहीं होनी चाहिए। 10 बार तुम 11th में हट के गए हो, फिर तुम दोबारा 12th में आते हो, फिर हटते हो, फिर बाहर जाके ऐसे बोला जाता है। और तुम में से भी कुछ भी, तुम भी अगर कल को हट जाओ एरिक, तो तुम्हारा भी क्या गारंटी है? मैं तो किसी स्टूडेंट के साथ कनेक्ट नहीं करती अब। इसीलिए इफ़ यू आर हियर यू हैव टू बी क्वाइट। तुमने पढ़ना है, नहीं पढ़ना, तुमने समझना है, नहीं समझना, चेंज करनी है, बट मेरी क्लास में डिसिप्लिन खराब करोगे तो मैं बाहर निकालूंगी, क्योंकि बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया अपने बारे में। नो मोर, आई कांट हियर प्लीज़। तो कलर्ड कम्प्लेक्सेस का कॉन्सेप्ट क्या था? डी और कौन से 2 केसेस हैं जिसमें देयर इज नो डी ट्रांजिशन? D0 एंड D, यानी कि ठसाठस भरा हुआ या बिल्कुल खाली, इन दोनों केसेस में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? पैरामैग्नेटिक। ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड। कैसे निकालते थे मैग्नेटिक मोमेंट? फॉर्मूला बताओ। रूट N इंटू एंड यूनिट्स आर BM, बोर मैग्नेट ऑन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1 पुट करोगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2। चारूशी बता सकते हो कि अगर Fe3 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी आ जाए तो N की वैल्यू क्या पुट करोगे? Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 26 की लिखो। आर्गन 18, वेरी गुड। 4s2, उसको बोलने दो 26। हाँ बोल चारूशी। 3d6। अब किसकी बात हो रही है? Fe नहीं, 2 पॉजिटिव की निकाल के दिखाओ। 2 पॉजिटिव की बात हो रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। अब तुमने 2 इलेक्ट्रॉन कौन से उड़ा दिए? 4s के। अब 3d में कितने हैं? बोलने दो चारूशी को, कितने हैं? तो n की वैल्यू क्या पुट करूं? नो, n इज द अनपेयर्ड। n इज द, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि Fe2 पॉजिटिव इज 3d6, गलती से बच्चे क्या करेंगे? n की वैल्यू 6 ले आएंगे। व्हाई डोंट यू लिसन? n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो चारूशी अगर 3d6 है तो n की वैल्यू 6 क्यों नहीं लेनी? क्योंकि अनपेयर्ड तो 1, 2, 3 और, जब ये चीज़ें पढ़ाई जाती है सुनते नहीं ना तुम लोग। अब यही क्वेश्चन तुम्हें अगर आ जाएगा कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव Z इज इक्वल टू 26। अब बताओ, तुम अगर Fe2 पॉजिटिव में n इंटू n+2 की जगह n की वैल्यू 6 पुट कराओगे तो ये मेरी गलती है या आपकी गलती है? हाँ, Fe3 पॉजिटिव होता फिर तो वो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी उड़ाता।
नया क्यों, फिर तो 5 हो जाते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, फिर क्यों 4 आता? अगर यही क्वेश्चन Fe3 पॉजिटिव होता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन S के उड़ाता, 1 इलेक्ट्रॉन D का भी उड़ाता, तो D में कितने रह जाते? फिर तो हम N5 ही लेते। तो ये जब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है सुना करो, N इज नॉट द नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन। मैंने जानबूझ के Fe2 पॉजिटिव ही दिया था क्योंकि मुझे पता था बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन S के उड़ा लेंगे, 3D में उनको 6 दिखेंगे, फटाफट बच्चा N की वैल्यू 6 पुट करेगा। वाई डोंट यू लिसन? कोई भी चीज़ मैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और इकलौता Zn2 पॉजिटिव है जो डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि वो 3D10 है भरा हुआ नहीं, याद ही कर लो यार, 35 तक तो यार साइंस टीचर विनीता चोपड़ा मैम, फिको निकल कॉपर जिंक, इतने तो तुम जो और अजीब है Ag47, तुम्हें मैं तो वो भी याद करने के लिए रिकमेंड कर रही हूँ जो 30 के बाद वाले हैं लेकिन बहुत फेमस हैं, जैसे सिल्वर और 1-2 और भी कराऊंगी। तो आप 30 तक तो यार मिनिमम याद करो। वैसे बोर्ड्स वाले दे आर वेरी वेरी लीनियंट, वो वैसे दे देते हैं, बट चलो आई विल रिकमेंड कि तुम याद ही करो। अच्छा, कितनी प्रॉपर्टीज होगी? मेटालिक कैरेक्टर, अगेन यू गाइज आर डूइंग द सेम थिंग। इतना बड़ा भाषण मैंने इसलिए नहीं दिया था। मेटालिक कैरेक्टर कर लिया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद कलर्ड बनाते हैं डी ट्रांजिशन की वजह से, पैरामैग्नेटिक होते हैं, और क्या पढ़ाया था? साइज। साइज मैंने बताया था कि पहले घटता है फिर सेम रहता है, फिर पहले घटता था फिर सेम रहता था, फिर तो डिक्रीज होने का कारण क्या है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। 21, 22, 23, 24 बीच में आते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, पर साइज घटना बंद क्यों हो जाता था? क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते थे, और डी के इलेक्ट्रॉन क्या करते थे? अंदर की बिल्लियां, याद है कैट वाला एग्जांपल दिया था, अंदर की बिल्लियां उस न्यूक्लियर चार्ज को, दूध वाला एग्जांपल, अंदर की बिल्लियां दूध पी जाती थी तो वो दूध बाहर वाली बिल्लियों को, अगर जिन्होंने क्लास नहीं लगाई, शील्डिंग इफेक्ट, जब डी के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो वो अंदर के न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देते हैं, यानी कि बाहर तक पहुंचने ही नहीं देते। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बाहर ही नहीं जाएगा द साइज विल नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। साइज वाली प्रॉपर्टी करी थी। उसके अलावा कौन सी करी थी? डिड वी डू कैटलिस्ट? कैटलिस्ट करी थी हमने। आज हम देखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स आर वेरी गुड कैटलिस्ट। अब थ्योरेटिकल रह गए हैं, ये एक एक लाइन में समझाऊंगी, खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा, आपने देखा होगा जब आप 11th में ऑर्गेनिक्स भी करते थे तो एरो के ऊपर निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल इज़ अ ट्रांजिशन मेटल, प्लैटिनम, पैलेडियम, यानी कि बहुत गुड कैटलिस्ट होते हैं। कहीं भी आप ऑर्गेनिक्स में आगे भी देखोगे एरो के ऊपर जितने भी कैटलिस्ट होंगे, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, या फिर आयरन के Fe2O3, मतलब ट्रांजिशन मेटल्स बड़े अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन मेटल्स में ऐसा क्या है कि ये गुड कैटलिस्ट होते हैं। तो इसके तुमने 2 रीज़न याद करने हैं। एक तो मैंने तुम्हें जब ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी कराई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट वाली प्रॉपर्टी कराई थी, जिसमें मैंने तुम्हें दिखाया था कि ट्रांजिशन मेटल्स एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, याद है? एक मैंने तुम्हें ये पिक्चर भी भेजी थी कि ट्रांजिशन मेटल्स दे शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जैसे Mn है, +2 भी दिखा सकता है, 3, +4, +5, +6, +7। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल वॉज ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जो कि इनको ये पावर देती है कि ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करें, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। क्योंकि रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए इनके पास वेराइटी है, +2 भी दिखा सकते हैं, +3 भी दिखा सकते हैं, जो भी उनको लगता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके ये क्या करते हैं कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, अगर तुम्हें कहानी याद हो कि रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब कैटलिस्ट क्या करते हैं, दे चेंज द पाथ ऑफ द रिएक्शन, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो ट्रांजिशन मेटल में ऐसी क्या खास पावर है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाने की पावर है। तो ये रिएक्टेंट के साथ इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऊपर बन रहा था वो नीचे बन जाता है, मतलब उसको एनर्जी कम चाहिए। तो अगर एनर्जी कम चाहिए तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएंगे। तो सबने सिंपल ये रीज़न याद रखना है कि वाई दे एक्ट एज कैटलिस्ट। वन रीज़न बिकॉज दे कैन शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके
एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। दूसरा कारण ये है कि ट्रांजिशन मेटल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ये रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके ओल्ड बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं, न्यू बॉन्ड्स बनने में स्पीड बढ़ जाती है। तो दो रीज़न है, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट वर्ड नहीं याद रहता तो सिंपल याद कर लो कि दे कैन शो अ नंबर ऑफ वैलेंसीज, इनकी वैलेंसीज बहुत ज़्यादा है, +2 +3 +4। तो जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो वो रिएक्टेंट से जल्दी रिएक्ट करके जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बस अगर समझ नहीं आता तो रट लो कि दे हैव द एबिलिटी टू शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड सेकेंड इज दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ओल्ड बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, वीक, न्यू बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, और ये जो मैंने पढ़ाया था कि वाई दे शो अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका कारण कौन मुझे बताएगा? ऐसा इनमें क्या खास है कि ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 बड़ी सारी वैलेंसीज शो कर लेते हैं? क्योंकि 4s तो पार्टिसिपेट करता ही करता है बॉन्डिंग में। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 3d के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब 4s के 2 और 3d के 5 इलेक्ट्रॉन सारे पार्टिसिपेट करेंगे तो नेचुरली सी बात है वो 2 3 4। अब कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि 4s और 3d दोनों क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जस्ट रेज योर हैंड, देखते हो कितने बच्चों को पता है। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि Mn या किसी भी ट्रांजिशन मेटल में 4s तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3d क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखो कितने बच्चे रेज करेंगे हैंड। मैंने कितनी बार रिपीट किया है, 1 2 3 4 5, खड़ा करा कि नहीं करा, 6 7 8, अब पूरा बताएगा, बताओ। ये नहीं बोलना, लेस एनर्जी गैप, कांत मैंने बताया ना, 2 पड़ोसियों की छत में गैप कम होगा तो बंदा जंप कर जाएगा। तो 4s और 3d में एनर्जी गैप क्या होता है? लेस, द कोर लाइन ऑफ द होल डी ब्लॉक, बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी गैप। किसके बीच में एनर्जी गैप कम है? 4s और, पर हमने 4s और 3d नहीं लिखना, फिर तो हम सिर्फ 3d की बात करें, ns एंड n-1d. So what is the correct answer? Why the d block elements show a number of oxidation state? Because of less energy gap. किसके बीच में? ns and n-1d. ए नहीं, कंध टप्पड़ वाला एग्जाम्पल, इडियट। चलो, मतलब एग्जाम्पल याद है बट करेक्ट वर्ड क्या है पूरा, डोंट माइंड। लेस एनर्जी गैप किसके बीच में? लग रहा है कि डी ब्लॉक याद हो रहा है, बोलो लेस, बोलो लेस एनर्जी गैप किसके बीच में, बोलो बोलो, ns, यस, एंड इसके बाद लिखोगे ड्यू टू विच, अगर एनर्जी गैप कम है उसके बाद कंटिन्यू करोगे, ड्यू टू विच ns के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे और n-1d के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर सारे ही पार्टिसिपेट करेंगे तो नेचुरली सी बात है +2 +3 +4 +5 अब देखो Mn 4s 2 3d 5 है, अगर सिर्फ 4s वाला पार्टिसिपेट करता तो फिर वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते? 2। पर अब 4s के साथ 3d में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं? 5। तो 2 3 4 5 6 7, तो सबकी इन्वॉल्वमेंट होगी ना। Are you guys getting my point? So कितनी प्रॉपर्टीज होगी? मेटालिक कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, पैरामैग्नेटिक, साइज, कैटलिस्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। आज हमने कौन सी करी है? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें मैंने अपनी तरफ से जो 3 पेज के नोट्स बनाए हैं, मैंने कल भी बोला था कि वो घर जाके नोट कर लेना, अगर इनकेस नहीं लिखे आज लिख देना, क्योंकि आज मेरा डी ब्लॉक माइंड अप होगा तो कल मैं एफ ब्लॉक शुरू करवाने से पहले डी ब्लॉक के कंप्लीट नोट्स चेक, कंप्लीट नहीं मतलब जितने मैंने बोले हैं। अब 2 प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं और 5 मिनट रह गए हैं और वो 5 मिनट में हो जाएंगी। 9th प्रॉपर्टी इज अलॉयज एंड 10th प्रॉपर्टी इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। नहीं आज ही करा रही हूँ पर इसके सिर्फ 2 मिनट ही चाहिए। ट्रांजिशन मेटल बहुत सारे अलॉयज बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल की वन ऑफ द प्रॉपर्टी है कि ये बहुत सारे क्या बनाते हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज सुना होगा तुमने, ब्रास इज अलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर एंड ब्रॉन्ज इज टिन एंड कॉपर। अब अलॉय होता क्या है?
अलॉय होता है होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। जब आप 2 मेटल्स को हीट करते हो, जैसे आपने कॉपर और जिंक को हीट किया, तो एक नया मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन वो होमोजेनस होगा। होमोजेनस मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो मिक्सचर है तो कहीं जिंक होगा कहीं टिन होगा, वो एक जैसा नज़र आएगा एंड इवन विद बेटर प्रॉपर्टीज़। आपने देखा है जितने भी अलॉयज़ होते हैं, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज आजकल अलॉयज़ यूज़ करने लगी हैं। क्यों अलॉयज़ यूज़ करती हैं? क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं बेटर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। they have good shine, good luster, they have high melting point and they don't हैं कार्बन फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, कार्बन फाइबर या इट्स एन अलॉय। तो क्यों अलॉय बनाते हैं? क्यों बनाते हैं अलॉय? कारण क्वेश्चन डी ब्लॉक क्या है? वाई, क्यों बनाते हैं अलॉय? तो इसका रीज़न देखो सारे, बड़ा सिंपल सा रीज़न है। कहते हैं जब आप 2 ट्रांजिशन मेटल्स को हीट करते हो अलॉय बनाने के लिए, जैसे आपने कॉपर ले लिया, मान लो ये कॉपर है, और आपने इसको ले लिया जिंक। जिंक को मैं किसी डिफरेंट कलर से दिखा रही हूँ। कहते हैं ट्रांजिशन मेटल के अलॉयज बनते क्यों हैं? क्योंकि जब आप 2 ट्रांजिशन मेटल्स को हीट करते हो, दोनों के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे अगर आप कॉपर और जिंक को हीट कर रहे हो, तो कॉपर के एटम और जिंक के एटम्स में साइज का डिफरेंस नहीं है, तो बहुत इजीली क्या होगा कि जिंक जाके कॉपर की जगह पे चला जाएगा। जिंक के एटम्स, स्टॉप यू गाइस, तो आप देखो कहीं ना कहीं कॉपर एटम है, कहीं जिंक एटम है, कहीं कॉपर एटम है, कहीं जिंक एटम है। अगर सोचो जिंक और कॉपर के एटम्स के साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता, तो क्या जिंक का एटम कॉपर के लैटिस में जाके उसके एटम्स को रिप्लेस कर पाता? तो कहीं ना कहीं ये अलॉयज क्यों बना रहे हैं? बिकॉज ऑफ द लेस डिफरेंस इन साइज। 2 ट्रांजिशन मेटल्स के साइज में ज़्यादा डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा और एक बहुत, दोनों के साइज, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ट्रांजिशन मेटल व्हाट आर अलॉयज, क्वेश्चन आएगा ट्रांजिशन मेटल क्यों बनाते हैं अलॉयज, ऐसा ट्रांजिशन मेटल में क्या खास है, वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म अलॉयज। तो आंसर क्या दोगे? दे फॉर्म अलॉयज बिकॉज ऑफ लेस डिफरेंस इन साइज ऑफ द एटम्स ऑफ 2 ट्रांजिशन मेटल। तो जब हम 2 ट्रांजिशन मेटल को हीट करते हैं तो एक एटम का दूसरे एटम को रिप्लेस करना बहुत आसान होता है, तो मिक्सचर ही बनेगा, कहीं कॉपर कहीं जिंक, कहीं कॉपर कहीं जिंक, कहीं कॉपर कहीं जिंक, यही अलॉय होता है। तो अलॉयज का कारण ये था कि दे फॉर्म अलॉयज बिकॉज ऑफ, बोलो क्यों बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल अलॉयज? बोलो बिकॉज ऑफ लेस डिफरेंस इन साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम्स, यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल के एटम्स हैं तो उनके साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए जब हम उनको हीटअप करते हैं तो एक एटम दूसरे एटम को इजीली रिप्लेस करके अलॉय बना लेता है। लास्ट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं कि जब आप किसी भी ट्रांजिशन मेटल को छोटे एटम्स के साथ हीट करते हो, जैसे नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, तो वो क्या करते हैं, वो घुसपैठ मतलब उनके अंदर जो खाली जगहें होती है ना, उनके अंदर जाके घुस जाते हैं। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड? बेसिकली जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, उनके बीच में बहुत खाली जगहें रह जाती हैं, चाहे वो जितने मर्जी टाइटली पैक्ड हो, आप देख सकते हो कि बीच में खाली जगहें होती हैं जिनको इंटरस्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिसेस। अब जब कभी आप ट्रांजिशन मेटल को छोटे छोटे एटम्स के साथ हीट करोगे, लाइक कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन, तो कार्बन, बोरोन और छोटे छोटे एटम हैं, तो जैसे उनको मौका मिलेगा वो इनकी खाली जगहों में घुसपैठ कर देंगे, मतलब अंदर चले जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने क्यों है? एक बात याद रखना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड ना बेटर क्यों होते हैं? क्योंकि वो इनर्ट हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही वो मेटल आयरन को आप कार्बन या मतलब नाइट्रोजन या ये छोटे छोटे एटम्स के साथ मिलकर इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लोगे, आयरन की प्रॉपर्टीज बेटर हो जाएंगी क्योंकि वो इनर्ट हो जाएगा, उसको रस्टिंग नहीं लगेगी, है ना। किसी चीज़ को रस्ट क्यों लगती है? क्योंकि वो रिएक्टिव होता है। तो एक बात हमें याद रखना कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने का क्या फ़ायदा है कि जैसे आप इंटरस्टिशियल, स्टेनलेस स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आजकल हर जगह स्टेनलेस स्टील यूज़ हो रहा है। स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो अ इंटरस्टिशियल कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है, बट कार्बन एनीवेज इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, बट अदरवाइज तुम्हें समझाने के लिए कह रही हूँ कि कोई भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाता क्यों है? क्योंकि जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होना अच्छी बात है, जल्दी मेल्ट ना करे, लेकिन वो होता इनर्ट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है, बट एट द सेम टाइम ओवरऑल वो इनर्ट होता है, यानी कि जल्दी रिएक्ट
नहीं करता. सो दैट इज़ वाई द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर ऑल्सो बिकमिंग फेमस आजकल. स्टेनलेस स्टील इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. बनते कैसे हैं दोबारा देखो. व्हेन यू हीट आयरन or any transition metal with small size atoms like carbon, nitrogen, and they go and occupy the interstices. स्पेसिस की जगह वर्ड क्या यूज करना है, इंटरस्टाइसेस या इंटरस्टिसेस. घुसपैठ कर जाते हैं जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं, इंटरस्टिशियल. एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड गाइस? दे आर इनर्ट, that is not reactive, but at the same time they have high melting point and high. So how many properties we have done? And do you think that you have not done but you know about each and you know everything about all these properties? एंड अगर अब मैं कभी भी डी ब्लॉक का टेस्ट रखूं तो आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने साथ साथ याद किया होगा. Okay, so tomorrow we are going to start with F block. I will not keep the test on Saturday. Reason is coming Sunday is the test of PYQs of biomolecule as per the schedule. संडे को 4 को मैंने कहा था कि मैं PYQ. अच्छा अब आपको कि मैम PYQ आए नहीं. आज आपको एग्ज़ाम आइडिया की PDF आएगी. आपने करना क्या है, उस एग्ज़ाम आइडिया की PDF में से बायोमोलिक्यूल चैप्टर है जो सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020, 21, 22 वाले वो याद करने हैं. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो सारे भी कर सकते हो, चॉइस इज़ योर्स. ठीक है. अब जब तुम पढ़ोगे ये क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तो वो सैटरडे डाउट पूछने हैं, संडे टेस्ट है. पूरा 1 महीना का शेड्यूल, अगर आपने उस पूरे महीने में मेरे सारे करे हुए PYQ कर लिए तो बाय द टाइम यू विल रीच योर प्री बोर्ड आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना इंक्रीज हो चुका होगा क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार PYQ कर चुके होगे. तो DNF ब्लॉक का टेस्ट मैं जब भी रखूँगी वो आपका नॉर्मल शेड्यूल नहीं डिस्टर्ब करेगा. सो योर नॉर्मल शेड्यूल इज कमिंग संडे टेस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल. PYQs विल कम बाय टुडे इवनिंग. ओके. एग्ज़ाम आइडिया की एक PDF आएगी, उसमें जो ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर CBSE 2020, CBSE 2021. ओके गाइस, कल नोट्स चेक होंगे डी ब्लॉक के, लिख के आना. हाँ ग्रुप में भेज रखे हैं ना. टुमारो ना आइयो ना क्लास में.